हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, पिछली क्लास में हमने व्यक्तिवाद एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में हमने बात करी थी। उस वक्त हमने व्यक्तिवाद की परिभाषा, व्यक्तिवाद के विभिन्न रूप और व्यक्तिवाद के सिद्धांतों की चर्चा करी थी। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए व्यक्तिवाद के समर्थन के क्या आधार हैं, क्या तर्क है, उसको हम ले रहे हैं। इसमें हम सबसे पहला तर्क ले रहे हैं नैतिक तर्क, यानी कि नैतिक तर्क के आधार पर मिल, कांत और ह्यूम इन्होंने व्यक्तिवाद का समर्थन किया है। और उनका ये कहना है कि अगर राज्य हस्तक्षेप करेगा तो ऐसी जगह पर व्यक्तियों का जो नैतिक विकास है वो प्रभावित होगा, जहाँ व्यक्ति के ऊपर कम से कम दबाव हो, व्यक्ति स्वावलंबी हो, व्यक्ति को निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है वो अधिक से अधिक है। वहाँ व्यक्ति जो है वो बिना किसी दबाव के ज़्यादा अच्छा निर्णय ले सकता है, वो नैतिक रूप से बहुत सशक्त होता है और उसका व्यक्तित्व का विकास होता है। यदि राज्य का हमेशा दबाव या नियंत्रण बना रहेगा तो व्यक्ति का न केवल उसका नैतिक विकास प्रभावित होगा बल्कि उसका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास भी इससे प्रभावित होगा। अर्थात राज्य द्वारा हस्तक्षेप कम से कम करना ही व्यक्ति के हित में है। दूसरा तर्क है जीव शास्त्रीय तर्क, जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर, आपको ध्यान होगा, उनका क्या कहना था कि उनका क्या है कि प्रकृति में निरंतर संघर्ष की स्थिति रही है और अस्तित्व के लिए संघर्ष होता रहता है, जहाँ योग्यतम व्यक्ति का ही अस्तित्व बना रहता है। ये हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी। और उनका ये कहना है कि समाज में व्यक्ति अगर कमज़ोर हैं तो उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ हमेशा निरंतर संघर्ष की स्थिति रहती है वहाँ व्यक्ति जो योग्य है केवल वही समाज में टिक सकते हैं। जो इसलिए उस आधार पर राज्य को असहाय और दरिद्र लोगों की सहायता नहीं करनी चाहिए। जहाँ योग्य व्यक्ति ही सर्वाइव करेंगे वहाँ का समाज जो है वो श्रेष्ठ होगा, वो शक्तिशाली होगा और व्यक्ति के जो स्वाभाविक गुण वो ऐसे बिना किसी राज्य के दबाव के ही विकसित होंगे। फिर तीसरा है आर्थिक युक्तियाँ। आर्थिक युक्तियों में एडम स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि अर्थशास्त्र के जो नियम हैं वो प्राकृतिक नियमों की भांति ही एकदम स्थिर रहते हैं और उनको बार बार परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात जो उत्पादन के क्षेत्र में राज्य का नियंत्रण जो है वो ना के बराबर होना चाहिए। राज्य को बिल्कुल हस्तक्षेप की नीति नहीं अपनानी चाहिए। जहाँ राज्य ऐसा होगा कि वो नियंत्रण नहीं करेगा वहाँ प्रतिस्पर्धा भी होगी और वहाँ प्रतियोगिता का भी ऐसा बेहतर उसका परिणाम होगा, वहाँ उत्पादन भी अच्छा होगा, वहाँ की गुणवत्ता भी अच्छी होगी। तो इस आधार पर उनका ये कहना है कि राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। फिर चौथा तर्क है राज्य को जो अयोग्य मानते हैं। उनका ये कहना है कि राज्य जो है वो एक अयोग्य संस्था है और राज्य के जहाँ भी राज्य होगा वहाँ लाल फीताशाही होगी, वहाँ अनावश्यक विलंब होगा, वहाँ भ्रष्टाचार होगा। तो इस आधार पर उनका ये कहना है कि राज्य ना के बराबर उसका भूमिका होनी चाहिए। फिर पांचवा जो है उन्होंने इतिहास का और अनुभव के आधार पर उन्होंने व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थन किया और उनका कहना है कि इतिहास में जब भी हम देखें जहाँ राज्य ने आवश्यकता से ज़्यादा कार्य करे हैं, जहाँ राज्य ने अपनी बहुत अधिक शक्तियों का प्रयोग किया है, वहाँ हमेशा शोषण ही रहा है। वहाँ ऐसे समाज में जो है वो कहीं भी जो परिणाम है उसके सुखद नहीं रहे। अर्थात जो राज्य का हस्तक्षेप वो नहीं होना चाहिए। तो इस आधार पर उन्होंने कहा है कि इतिहास और अनुभव भी अति शासन का विरोधी है और व्यक्तिवाद के रूप में वो राज्य का कहते हैं कि राज्य व्यक्ति से जो है कम महत्वपूर्ण होना चाहिए, व्यक्ति के पास अधिक स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्राकृतिक अधिकारों की युक्तियाँ। जॉन लॉक इसका प्रमुख विचारक है और उनका ये कहना था कि भाई व्यक्ति ने समझौते द्वारा राज्य को उत्पन्न किया है, यानी कि राज्य से पहले व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो प्रकृति ने दिए थे। तो किसी भी परिस्थिति में राज्य द्वारा इन प्राकृतिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट थ्योरी है उपयोगितावादी युक्तियाँ। इनका क्या कहना है कि व्यक्ति का जो सुख है वो साध्य है और राज्य केवल उस
साध्य को प्राप्त करने का एक साधन है। अतः राज्य को वही कार्य करने चाहिए जिससे व्यक्ति को सुख मिले। तो उसका कहने का राज्य तब तक होना चाहिए जब तक वो व्यक्ति के लिए उपयोगी है, अन्यथा उसको नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक युक्तियाँ, यानी कि मनोवैज्ञानिक तर्क देते हुए उन्होंने क्या कहा है कि व्यक्ति जो है वो अपने हित और अहित दोनों को बहुत अच्छे से समझता है, उसके पास विवेक है, वो अपने स्वयं जो अपना लाभ प्राप्त कर सके ऐसे निर्णय वो स्वयं ले सकता है। और साथ ही वो ये कहते हैं कि यदि व्यक्ति को व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से कार्य करेगा। यदि आपने व्यक्ति को सामूहिक उत्तरदायित्व दिया तो वो एक दूसरे पर टाल देते हैं और ऐसे में कोई कार्य नहीं होता। अतः राज्य के हस्तक्षेप के बिना निजी हित के कारण जो व्यक्ति है वो उसकी प्रेरणा का काम करता है और व्यक्ति अधिक परिश्रमी भी होता है और अधिक से अधिक उत्पादन भी करता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये विभिन्न विचारकों ने अपने अपने तर्क देकर व्यक्तिवाद का समर्थन किया है। अब हम बच्चों ले रहे हैं व्यक्तिवाद की आलोचना, जिसमें इनका कहना है कि जो व्यक्तिवाद के सिद्धांत हैं उसी सिद्धांत की व्याख्या करते हुए आलोचक जो है उस सिद्धांत को बारी बारी से उसकी जो भी नकारात्मकता है उस पर वो रोशनी डालते हैं। तो पहला जो उनका कहना है कि भाई राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है। व्यक्तिवादियों ने क्या कहा, राज्य एक आवश्यक बुराई है, जबकि आलोचक क्या कहते हैं कि राज्य केवल एक बुरी संस्था नहीं है, राज्य तो व्यक्ति के हित के लिए बहुत आवश्यक है। राज्य ही वो परिस्थितियाँ बनाती है जिससे कि व्यक्ति का जीवन सुखमय हो और व्यक्ति का जीवन जो है ऊंचे से ऊंचे स्तर को प्राप्त कर सके। तो इसलिए राज्य को केवल एक आवश्यक बुराई मानना उचित नहीं होगा। दूसरा उनका ये कहना है कि एक गलत धारणा पर आधारित है। तो गलत धारणा कौन सी धारणा, वो जब वो कहते हैं व्यक्तिवादी क्या कहते थे कि व्यक्ति जो है वो अपने मतलब उसमें बहुत सारे गुण हैं, व्यक्ति अपने हितों को बहुत अच्छे से समझता है और उसमें वो सारी क्षमता है कि वो अपने हितों को प्राप्त कर सके। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, उसका हित किसी एक व्यक्ति का हित समूचे समाज का हित नहीं हो सकता। तो इस रूप में ये धारणा को वो स्वीकार नहीं कर सकते। तीसरी उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता की अनुचित व्याख्या। व्यक्तिवादियों ने क्या कहा कि राज्य के हस्तक्षेप के अभाव को ही उन्होंने स्वतंत्रता माना, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करी। जबकि अगर हम देखें तो अगर राज्य नहीं होगा तो स्वतंत्रता भी नहीं होगी। वहाँ क्या होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहाँ अराजकता की स्थिति बन सकती है। तो स्वतंत्रता तो वही है जहाँ राज्य रूपी एक संस्था एक तो सही परिस्थितियों का निर्माण करे, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति चाहे कमज़ोर हो चाहे सशक्त हो सबकी स्वतंत्रताएं सुरक्षित हो। तो उस रूप में व्यक्तिवादियों की जो स्वतंत्रता की परिभाषा है वो भी स्वीकार नहीं होती। फिर मनुष्य अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक नहीं है। तो व्यक्तिवादियों ने क्या कहा कि वो अपना बेस्ट जज है, प्रत्येक व्यक्ति के पास विवेक है, वो अपना अच्छा बुरा स्वयं समझता है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकता। हमेशा वो सही हो, एक व्यक्ति हमेशा समूचे समाज के लिए सही नहीं सोच सकता। तो उस रूप में भी ये धारणा भी स्वीकार्य नहीं है। फिर राज्य के कार्य पुलिस के कार्य नहीं है। व्यक्तिवादियों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि राज्य एक पुलिसमैन की तरह होना चाहिए, केवल शांति और व्यवस्था के लिए उसको कानून बनाने चाहिए और या फिर ऐसे काम करने चाहिए जो व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकता। तो उस रूप में आलोचक क्या कहते हैं कि केवल एक पुलिसमैन का कार्य राज्य नहीं करता, वो केवल दमनात्मक या नकारात्मक कार्यों के लिए नहीं होता, बल्कि राज्य तो मानव हित के लिए बहुत ही आवश्यक है और ये ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिससे कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। तो राज्य की धारणा जो व्यक्तिवादियों ने बनाई उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है राज्य की अयोग्यता का तर्क गलत है। तो उसमें भी उन्होंने क्या कहा कि जो हिस्ट्री में उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल्स दिए कि जब जब राज्य ने अपनी शक्तियों का प्रयोग अधिक किया है वहाँ शोषण हुआ है। तो ये एक बहुत ही बायस्ड, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई अपने मतलब थोड़ा संकीर्ण उन्होंने कुछ उदाहरण लेकर ये जो तर्क दिए हैं उसको हम मान नहीं सकते हैं। अगर हम देखें तो मानवता आज भी सुरक्षित सिर्फ इसीलिए है क्योंकि राज्य रूपी संस्था के रूप में समाज को सुरक्षित करने का कार्य राज्य कर रहा है। फिर अगला है
आर्थिक दृष्टि से भी इसकी जो धारणा है वो भ्रमपूर्ण है, कि जिस तरीके से उन्होंने आर्थिक जगत में भी हस्तक्षेप की नीति की बात करी है। लेकिन अगर इस तरह का हो जाए कि राज्य बिल्कुल भी अगर इंटरफेयर ना करे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पूंजीवाद होगा, वहाँ केवल कुछ लोगों की उन्नति होगी, बाकी लोगों का शोषण ही होगा। तो उस रूप में भी इस विचारधारा को हम स्वीकार नहीं कर सकते। फिर जीव शास्त्रीय तर्क बिल्कुल खोखला है, कि हर्बर्ट स्पेंसर की जो थ्योरी है कि जो कमज़ोर है, निर्बल व्यक्ति है, उसकी राज्य द्वारा सुरक्षा नहीं होनी चाहिए, ये तर्क भी हम स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि राज्य तो होता ही इसलिए है कि जो सशक्त है और जो कमज़ोर है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर की ये जो थ्योरी थी, इसको हम अनैतिक तर्क मान सकते हैं। फिर वर्ग विभाजक का पोषक है, कि व्यक्तिवाद जिस तरीके से आर्थिक विचारकों ने जो कहा कि भाई राज्य का जो हस्तक्षेप है वो ना के बराबर होना चाहिए और व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ऐसे समाज में पूंजीवादी वर्ग और श्रमिक वर्ग होगा, यानी कि समाज को विभिन्न वर्गों में बांटने का, और वर्ग भी कैसे, जो इनके हित परस्पर विरोधी हों, जहाँ शोषण की पूरी संभावना हो। तो उस रूप में व्यक्तिवादी विचारधारा समाज को बांटने का भी काम करती है। और लास्ट है, यह एक अनैतिक सिद्धांत है, कि व्यक्तिवादी जो सिद्धांत जो उन्होंने बात कही है, तो एक तरीके से राज्य को उन्होंने बिल्कुल ही उसकी स्थिति जो है वो कम महत्वपूर्ण बनाकर व्यक्ति को सर्वोपरि माना है, व्यक्ति को सबसे इम्पॉर्टेंट मानते हैं, उसको साध्य मानते हुए राज्य को केवल एक साधन समझा है। तो उस रूप में देखें तो इस विचारधारा में शोषण, अत्याचार और अनाचार को बढ़ावा मिलता है। इसलिए यह नैतिकता रहित सिद्धांत है, जो कि निर्बल और निर्धन व्यक्तियों के अत्याचार का समर्थन करता है। तो ये हो गए बच्चों व्यक्तिवाद की आलोचना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।